हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। हमने कल चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर का, और वर्क एनर्जी पावर में वर्क हमने कंप्लीट कर लिया था। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग। ये सारे केसेस करने के बाद, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद वर्क से अगला जो आर्टिकल आता है डेट कम्स पावर। पार या फिर पावर जिसको हम बोलते हैं, तो पार होती क्या है इसको हम दिखाते हैं पी से, एंड इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग, जब भी कहीं पर याद रखना बच्चों, कभी कहीं पर रेट लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब आप उस चीज को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। रेट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकन हो जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। एंड सेम गोज हियर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो क्या आ जाता है? पावर आ जाता है। देखिए एक छोटी सी बात समझिए, वर्क डन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना टाइम करें, इसको बहुत क्लैरिटी से समझिएगा। मान लीजिए एक बल्की पर्सन है, थोड़ा हैवी है, और एक हल्का पर्सन है, दोनों ने किसी हाइट तक जाना है। अब मान लीजिए जो हल्का पर्सन है उसने सामान उठा रखा है, बल्कि पर्सन है उसका वेट ज्यादा है, लेकिन पूरा सिस्टम लेकर के उन्होंने ऊपर जाना है। ऊपर जाने में दोनों का वर्क डन सेम होगा, लेकिन कौन जल्दी पहुंचा और कौन बाद में पहुंचा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पावर। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पावर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का मतलब है हाउ फास्ट द वर्क इज डन, कितनी तेजी से काम हुआ है, उसको पावर बोलते हैं। आपको ये कहा है कि एक पर्सन को बोला है कि ये 10 किलो की ऑब्जेक्ट है और चौथे मंजिल पर पहुंचाना है। एक पर्सन ने उसको 30 या 40 सेकंड्स के अंदर फटाफट तेजी से लेकर के चला गया और उसने पहुंचा दिया, और दूसरे पर्सन ने 4 मिनट ले लिए उठा करके ऊपर तक ले जाने में। तो एक को 40 सेकंड लगे, एक को 4 मिनट लगे, 4 मिनट इंटू 60 कर दो, 240 सेकंड लगे। तो भाई जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज्यादा है। पावर किसकी ज्यादा है? जिसने टाइम कम लिया, और पावर उसकी कम है जिसने टाइम ज्यादा लिया। तो पावर का केस आ जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम। हम बिल्कुल टाइम को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज वर्क और पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पावर क्या है? टाइम के साथ लेकर के चलेंगे, तब आप वर्क डन अपॉन टाइम, फिर आ जाती है पावर। अब हम समझ लेते हैं यूनिट क्या होगी इसकी, जूल्स पर सेकेंड। और 1 जूल पर सेकेंड क्या होता है? 1 वॉट। ये ऐसा यूनिट है इसकी जिसको हमने क्या लिखा? वॉट। एक और चीज, वॉट के साथ साथ आप कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ, हम अर्ग्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो भाई 1 वॉट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स पर सेकेंड। तो जब आप अर्ग्स पर सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे तो वॉट जो आ रही है ये वैल्यू आ रही है। इसी से आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। पावर इज इक्वल टू वॉट के लिए 1 वॉट इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 10⁻7 अर्ग्स पर सेकेंड। एक और यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। इसको हम एचपी से दिखाते हैं, कहता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। ये हॉर्स पावर वाला जो केस है, इसी के साथ साथ एचपी आता है, एक बीएचपी आता है, किसी इंजन के लिए सीसी आता है, टॉर्क आता है। इस चीज के लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूं, आज शाम को आपको वो भी मिल जाएगी, शाम को और रात को वो वीडियो मिल जाएगी, वो मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा। बिकॉज यही टॉपिक पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को बीएचपी बताना है, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, बाकी सब वैल्यूज बतानी है। उसके लिए एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना करके हम डालेंगे, बिकॉज ये सिलेबस की बात है, सिलेबस यहीं तक है, सिलेबस के टॉपिक यहीं तक है। लेकिन सिलेबस से बाहर की चीजें, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो आपको सीखने चाहिए, वो हम डालेंगे अलग वीडियो के अंदर। यहां आप सिंपली सीख लीजिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। और कोई यूनिट आती है सर? नहीं, पावर के लिए बस यही यूनिट्स आती हैं हमारे पास में। एक फार्मूला जरूर आता है, जरा उसको भी समझते हैं। पावर मैंने बोला वर्क डन अपॉन टाइम, पावर हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस अपॉन टाइम। फिर पावर इज इक्वल टू हो गया एफ डॉट वी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो आ जाता है उसको हम पावर बोल देते हैं। तो व्हेन वी आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी देन इट इज कैलकुलेटेड एज पावर, उसको हम पावर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
अगला पार्ट आता है हमारे पास में एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या है, थोड़ा एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से, और बाय अ सिस्टम। कोई ऑब्जेक्ट काम करे या कोई सिस्टम काम करे तो उसको हम क्या कह देते हैं, एनर्जी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जीज बहुत तरह की हैं, एक एक करके हम सबको एलैबोरेट कर सकते हैं एनर्जीज को, लेकिन पहला जो हमारा काम आता है इसके अंदर वो आता है मैकेनिकल एनर्जी। जो आज का टॉपिक है वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वो बोला एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क तो है ही है, लेकिन दूसरा केस है कि द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position, या तो अपनी पोजीशन की वजह से और बाय इट्स मोशन। मोशन की वजह से और पोजीशन की वजह से जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसको आप क्या कह देते हैं, वो आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की आ रही है, या तो पोजीशन की वजह से आएगी या फिर मोशन की वजह से आएगी। स्टेट ऑफ पोजीशन या स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जीज आती हैं उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जीज। और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास दो तरह की निकल करके आती है। मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें आती हैं, यहां मैंने मैकेनिकल एनर्जीज कह दिया। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी। एक एक करके इन दोनों चीजों को भी समझते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। जरा ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा नया टच भी डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आपको रटा पड़ा है। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो ऑब्जेक्ट में मास भी है और साथ में वेलोसिटी भी आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है वो तो हमारे पास जो किसको मेजर करेगा, वो फोर्स से रिलेट करता है, लेकिन एनर्जी किससे रिलेट करती है, मास से और वेलोसिटी के स्क्वायर से, कि हाउ फास्ट या फिर कितनी ज्यादा एनर्जी या कितना ज्यादा वो आउटपुट दे सकता है। जैसे अब वहां मोमेंटम का केस नहीं आएगा, डैम है, डैम में पानी स्टोर कर रखा है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, जब वो पानी जब इट कम्स इट गुशेस आउट, जब बाहर निकलता है बहुत तेजी से, जब वो टर्बाइंस को शाफ्ट्स को घुमाता है, तब वो जो एनर्जी आ रही है उसे आपने क्या नाम बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है बिकॉज इट रिलेट्स विद फोर्स, बट दिस पार्ट रिलेट्स विद एनर्जी और अदर एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी और या फिर हीट एनर्जी, इस तरह की आ जाती है। जैसे एक बुलेट फायर करी है तो बुलेट किसी ऑब्स्टेकल पर जब लगेगी तो वहां पहुंच करके अपनी वजह से वो हीट भी प्रोड्यूस करती है, वो हीट का रिलेशन जो आ जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी से आ जाएगा। मोमेंटम का केस आ जाता है फोर्स से रिलेटेड। तो थोड़ा सा टर्म्स तो लगभग वही चीज दिखा रहा है कि जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बट नेचुरल है ज्यादा होगी। बट अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको चीज में, सिर्फ क्लैरिटी ये देना चाहता हूं कि एनर्जी जो है वो किस चीज से रिलेट कर रही है, हीट से रिलेट कर रही है, वर्क से रिलेट कर रही है। मोमेंटम जो रिलेट कर रहा है वो फोर्स से रिलेट कर रहा है, कितना फोर्स चाहिए किसी चीज को रोकने के लिए। नाउ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको हमने क्या कह दिया, उसको हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं वो जो फार्मूला बताऊंगा हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मैं उल्टा बताना चाहता हूं, थोड़ा सा उल्टा। थोड़ा उल्टा कैसे मनीष सर? उल्टा ये कि द वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए कितना वर्क, मैंने कहा ना काइनेटिक एनर्जी को आप किससे रिलेट करेंगे, वर्क से। तो वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या कहना चाह रहा है? कहता है एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v है, आपने उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगा करके कुछ टाइम में उसको रोक दिया, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी, और ऐसा करने में उसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो s था। ऐसा करने में उसका डिस्प्लेसमेंट s था, तो भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as। तो 2as कितना आ गया मेरे पास, v स्क्वायर।
एस कितना आ गया, वी स्क्वायर बाय 2 है। तो कहते हैं वर्क डन कितना होगा सर, तो वर्क डन इन स्टॉपिंग, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया वी स्क्वायर बाय 2 है। देखो वर्क डन कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, और डेफिनेशन क्या कहती है, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ये वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यही तो हमको करना था कि वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी, तो वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। एक और रिलेशन मेरे पास आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, तो वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मुझे फार्मूला मिला हाफ एम वी। देखो 10th वाले बच्चों को मैं ये बात बता दूं, थोड़ा सा लेवल हाई करके चल रहे हैं, लेकिन एक बार क्लैरिटी आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब यहीं पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ एम वी स्क्वायर में मैंने 2m कर दिया इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब हम यहां क्या कहेंगे कि हमने एम वी, बट इसको और ऐसा थोड़ा लिख लेते हैं, क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन 2m, और या फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2m। सर ये पी क्या है, मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोर इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन मास, मोर विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या फिर पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m की। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्या, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। आई होप यू हैव कॉपीड इट, आपने कॉपी कर दिया होगा। मैं ऑफलाइन क्लास में भी तभी आगे चलता हूं जब बच्चा कॉपी कर लेता है, ये अभी ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा चीजें समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। 2 objects same masses have velocities in the ratio 1:2, which one will have more kinetic energy? जिनके मासेस सेम है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है, तो भाई सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी और फर्स्ट वाले की कितनी आएगी। अगर हम निकाल के देखते हैं, k1 इज इक्वल टू, ये आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, k2 इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2v स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, तो 4 टाइम्स k1, तो रेशियो जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 1:4। अगर मासेस सेम है, वेलोसिटीज डिफरेंट है। एक और केस आता है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, उसकी वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी भी v है, तो काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो आ जाएगा वो 1:2 आ जाएगा। ये बहुत क्लियर, यहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर ये कहता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स के मासेस डिफरेंट हैं और m1 बड़ा है m2 से, बट दे हैव सेम मोमेंटम, ध्यान से समझना बात को, बट दे हैव सेम मोमेंटम, इनके मोमेंटम सेम हैं, तो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या आएगा, k1:k2 क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m1 is to p square upon 2m2, the ratio is coming m2 is to m1। रेशियो कितना आ गया, m2 is to m1, रेशियो हमारे पास उल्टा हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस का सेशन मैं अलग लगाना चाहूंगा, बट स्टिल अभी टॉपिक आया है तो उसे क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे और इसका हम एक बार थोड़ा क्लैरिटी करते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कितना परसेंट, 20%। बाय व्हाट परसेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सुन के भी क्लियर हो गया होगा, मैं वैसी वर्बली बता देता हूं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20% ऑफ अ बॉडी, सेम बॉडी है, बाय व्हाट परसेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। हम क्या करते हैं कि पहला मोमेंटम कितना आ रहा है, p स्क्वायर अपॉन 2m, बाद में कहता है मोमेंटम बढ़ गया 20%, तो नया मोमेंटम क्या होगा, p प्लस 20% ऑफ p।
P प्लस P बाय 5 कितना आ गया 6P बाय 5। तो बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 6P बाय 5 का स्क्वायर अपॉन 2m। ध्यान से करना, घबराना नहीं, क्वेश्चन 36 अपॉन 25 P स्क्वायर अपॉन 2m। ये वैल्यू पुराने वाली आ गई, 36 अपॉन 25 होता है 1.44 K1। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो कहता है इंक्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्रीज आएगा मेरे पास दिस माइनस इनिशियल, इट्स कमिंग 0.44। परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा 0.44 K1 अपॉन K1 इंटू 100। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और ये पहले ना किया हो, एग्जाम से पहले अगर ये क्वेश्चन ना किया हो नहीं सकता कि आप एग्जाम में कर लें, बिकॉज उस टाइम बहुत प्रेशर होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले सीख के रखने पड़ेंगे, पहले करके रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली वैल्यू बदल सकती है, दे कैन आस्क 10% तो 21% आएगा, कुछ और वैल्यू बोलेंगे तो फिर डिफरेंट आंसर आएगा, बट क्वेश्चन का पैटर्न मेथड उसने बोला मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। मैंने कहा मोमेंटम से रिलेट करना है तो ये फार्मूला लगेगा, आप हाफ mv स्क्वायर लगाते रहोगे, क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा सीखिए चीजों को। नेक्स्ट पर आते हैं, एक और हमारे यहां टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत क्लियर सेंटेंस है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन अ बॉडी या ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द एक्सटर्नल फोर्स। हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बुक में जो दिया है, जो आईसीएससी की बुक्स हैं उसमें लिखा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। हम इंक्रीज से सिखा देते हैं, हम डिक्रीज से भी सिखा सकते हैं। दोनों केसेस में वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक। सीनियर क्लासेस में लिखा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो जैसा आपकी बुक में डेफिनेशन में लिखा है वहां ज्यादा फाइट नहीं करनी, हमें नंबर चाहिए, अपने मार्क्स लेने हैं, तो जैसा बताया गया है उस तरीके से करेंगे। हमने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर मास m हुआ, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, डिस्प्लेसमेंट s है। अब ये वेलोसिटी में चेंज क्यों आया? क्योंकि हमने एक फोर्स लगा रखा था, बिना फोर्स के कुछ नहीं होगा, हमने फोर्स लगा रखा था। तो कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को 2as लिख दूंगा मैं, तो ma इंटू एस हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर समझ लो एक बार, इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने फोर्स लगाया, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे? हमारे पास वैल्यू है 2as, ma इंटू s, ma को फोर्स बोला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन आता है। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दिस वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, हमारे पास केस हुआ काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट। नाउ व्हाट इज, अच्छा काइनेटिक एनर्जी में भी वेराइटीज आ जाती हैं, उसके एक्सप्रेशंस आपके यहाँ नहीं है, आपके सिलेबस में, आपके यहाँ तो हाफ mv स्क्वायर वाला ही पार्ट है। लेकिन अगर आप दूसरे केसेस में जाएंगे, टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेशन से जो काइनेटिक वो कौन सी एनर्जी है? वो काइनेटिक एनर्जी में गिनी जाएगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फैन से पूछिए वो आगे गया क्या कहीं? नहीं, वो अपनी जगह पर ही रोटेट कर रहा है। कब से रोटेट कर रहा है? कब से रोटेट कर रहा है? कई घरों में फैन होते हैं 20-25 साल 30 साल पुराने फैन होते हैं, वो वहीं रोटेट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एक आध बार सर्विस करा दी, उसको ठीक करा दिया, फिर वैसे ही रोटेट कर रहे हैं, तो वो आगे तो नहीं जा रहे हैं। आगे नहीं जा रहे हैं तो फिर क्या उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं, वो है तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी को नाम क्या दे दिया हमने? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक हुआ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक हुआ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो अभी हमने पढ़ा
दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट अपनी जगह से दूसरी जगह गई तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, टू एंड फ्रो होगा तो वाइब्रेशन कहते हैं, एक एक्सेस के अबाउट घूमना है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। ये वर्ड्स, इन पर बहुत स्पेसिफिकली आप वर्क कीजिए, हो ही नहीं सकता नंबर कहीं चले जाए। हमने दिए हैं 80 आउट ऑफ 80 फिजिक्स में दिए हैं बच्चों के, केमिस्ट्री में दिए हैं, मैथ्स में दिए हैं, बायोलॉजी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100 आउट 100 वाले। आईसीएससी में बच्चा अच्छे से मेहनत करे, फोकस होके मेहनत करे तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मतलब मुझे जितना क्लास 10 के बच्चों का पता है, क्लास 10 आईसीएससी के बच्चों को मैंने कम से कम 24-25 साल लगातार पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाता हूं मैं 10th आईसीएससी वालों का, स्पेशली फिजिक्स लेता हूं, वो उन बच्चों को हमने कराया है। फिजिक्स में भी फुल मार्क्स देखे हैं, केमिस्ट्री में भी फुल मार्क्स देखे हैं, मैथ्स में भी। दिस इज आईसीएससी का 10th का पूरा जो सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, क्योंकि यहां पर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप ये मान के बिल्कुल भूल जाओ कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे या फिर टू द पॉइंट आंसर देना है, और जैसा पढ़ाया गया, जैसा बताया गया वैसा। आपने डिस्क्राइब एक्स्ट्रा करना भी नहीं है, बिल्कुल आपने कीवर्ड बता के आंसर देना है। अगर आपका कीवर्ड ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। इस तरह के एग्जाम्स के अंदर मार्क्स आना बहुत इजी हो जाता है जब आपके पास प्रॉपर कीवर्ड हो, बताया रखा हो आपको इसी कीवर्ड को यूज करना है, इसी फार्मूला को यूज करना है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये करके वी हैव गिवन सेवरल, बहुत रिजल्ट दिए हैं। कई बच्चे, कभी कोई कहां मिलता है, कोई कहां मिलता है, तब याद आता है हाँ ये बच्चे के तो फुल आए थे, मैथ्स में फुल आए थे, फिजिक्स में फुल आए थे, केमिस्ट्री में, बायो में इनके फुल मार्क्स थे, 100 आउट 100 मार्क्स थे, 80 आउट 80 मार्क्स थे। यार कैसे आते हैं? बस बच्चे का डेडिकेशन, कंसेप्ट क्लियरेंस, कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, डेडिकेशन आपका है, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड। किसी चीज में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एक बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल दूंगा। अभी बीच में एक सीरीज आई थी, तो वो सीरीज में वो पर्सन जो था वो प्लान करता था गमला ऊपर से फेंकने का, किसी के ऊपर भी गमला फेंकने का। और वो क्या करता था, अलग अलग हाइट पर गमला रख के देखता था, इतने से ये स्टैचू मर जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा कि नहीं, इधर से टूटेगा कि नहीं, इधर से टूटेगा। तो उसका प्लानिंग क्या होता था, मुझे नाम नहीं याद, मैं सीरीज का नाम भूल गया, लेकिन थोड़ी सी देखी थी। तो उसमें ये देख रहा था कि कितनी हाइट से वो क्या फेंक रहा है, वो ऑब्जेक्ट फेंक रहा है, गमला फेंक रहा है टू किल एनिमल। तो मोटिव क्या था, बात क्या है कि कितनी एनर्जी आएगी कितनी हाइट से। कभी कभी आपने मजदूरों को देखा होगा, ईंट उठा के नीचे फेंकते हैं तो सामने वाला कैच कर लेता है। दिस कैन बी डन अप टू सर्टेन हाइट, लेकिन आप एक मंजिल से कर सकते हैं, 2 से शायद डिफिकल्ट होगा। पर अगर आप 12वीं 13वीं मंजिल से ईंट फेंकेंगे तो उसके अंदर क्या ज्यादा होगा, उसके अंदर हाइट ज्यादा है। अगर हाइट ज्यादा है तो नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। वो हाइट पर जो एनर्जी थी दैट वाज पोटेंशियल, जो नीचे पहुंच करके आई दैट इज काइनेटिक। तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, लेकिन सबसे ऊपर जो एनर्जी है जो स्टोर्ड है। कभी कहते हैं कि कभी दीवारों पर गमले नहीं रखने चाहिए, जैसे आजकल मौसम खराब है, लोग दीवार पे गमला रख लेते हैं, ऊपर हाइट पे, ऊपर पैराफिट पे गमला रख लेते हैं। पैराफिट पे गमला नहीं रखना चाहिए, गलती से किसी का कोना लगे या तूफान आए तो गिर सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है, एंड वो बहुत बहुत ज्यादा फैटल हो सकता है अगर ज्यादा हाइट पर होगा। पॉइंट इज कि अगर कोई चीज हाइट पर है, वो नीचे गिरती है तो उतनी ही ज्यादा वो क्या हो जाती है। मान लीजिए कॉइन भी है, अगर आपने 10 रुपए का कॉइन उठा करके कहीं किसी के लग जाए तो तेज लगता है अगर कम हाइट से है, ऊपर ज्यादा हाइट से आएगा तो वो ज्यादा लगेगा। तो हाइट से हम जो एनर्जी नाप रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला का डेरिवेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, m mass, g for acceleration due to gravity and h stands for height। यहां पर h हाइट दी गई है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक और चीज समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ क्या एनर्जी की कुछ और यूनिट्स की भी बात कर रहे थे मानस सर आप। तो भाई एनर्जी की और यूनिट्स क्या हो सकती हैं, तो सर ने बताया जूल्स होती है, एक यूनिट आती है कैलोरी। बस तो ये हीट की होती है, लेकिन कई जगहों पर लिखी जाती है
इसलिए आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर बार मुझे वही बच्चा याद आता है जब मैं ये लिखता हूं। तो एक बार एक लड़की रोने लगी क्लास में कि सर मेरी मैडम ने ये काट दिया 4.2 जूल्स, ये सही किया 4.18 जूल। ठीक है, आप स्पेसिफिक रहिए कि 4.18 है या 4.2 है, लेकिन बुक्स को अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स देखेंगे, जब जितना छोटी क्लास रहती है वहां स्कूल में जो बताया गया है, जो बेसिक बताया उसी को लेकर के चलिए। ऐसे ही 1 किलो कैलोरी है, तो वो टीचर कह रहे थे कि ये 4.18 सही है, 4.2 गलत है। ऐसा नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं। 1 किलो कैलोरी क्या आती है, 1000 कैलोरी आती है, और इसको हम लिख देते हैं 4200 जूल्स। इसकी वैल्यू कितनी निकल जाती है, 4200 जूल्स। तो ये भी यूनिट्स हैं, और इसके अलावा कोई यूनिट है? हाँ, अब मैं एक यूनिट और बताता हूं जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। इसको हम KWH से दिखाते हैं, किलोवाट आवर। तो भाई पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। अब वर्क डन को हमने जूल में लिखा, तो हम लिख रहे हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। फिर इसके बाद 1 जूल से वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000, तो हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/3600 आवर्स कर दिया। तो कहता है 1 किलोवाट आवर कितना हो गया, 1 किलोवाट आवर आ गया 3600 into 1000, which is coming 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आ गई 3.6 into 10 to the power 6 joules। तो ये कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास में एनर्जी की। वी हैव फिनिश्ड काइनेटिक एनर्जी, वी हैव फिनिश्ड पावर, वी हैव फिनिश्ड मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट, क्योंकि पोटेंशियल भी हमने कर ली, काइनेटिक भी कर ली और पावर भी कर ली। द नेक्स्ट सेशन विल बी फॉर न्यूमेरिकल्स, थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में। कल मिलते हैं, थैंक यू।